हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो बायोलॉजी की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना कोशिका, और कोशिका का जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसे हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से समझ लिया था। तो आज की क्लास में हमें यह समझना है कि आखिर जो कोशिका होती है इसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं। तो हमने रफली एक चित्र बनाया था और आपको समझाया रहा होगा कि जो कोशिका थी मेनली, जो उसकी बाहरी परत थी वो किन चीजों से मिलकर बनी थी। तो आपको पता होगा, आपने इसे बताया था कोशिका झिल्ली, और साथ में ही बताया था कोशिका भित्ति। फिर हमने कहा था कि इस कोशिका झिल्ली यानी कोशिका के अंदर जो कोई भी मटेरियल पाया जाएगा, जो कोई भी आइटम इसके अंदर भरा है, उसे हम लोगों ने नाम दिया था जीव द्रव्य। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोशिका के अंदर का जो मैटर है, द्रव्य है, उसे हम लोगों ने नाम दिया था जीव द्रव्य। तो इसके अंदर जीव द्रव्य होता है। हमने कहा था कि जो जीव द्रव्य होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। किन किन चीजों से बना होता है? तो जीव द्रव्य के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य दो अलग अलग बातें हैं। तो जीव द्रव्य जो है वो कोशिका द्रव्य और कोशिका के जो बीच वाला भाग था केंद्रक, इसके मिलने से बनता है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को संयुक्त रूप से ही हम कहते हैं जीव द्रव्य। तो कोशिका के भीतर के अंदर का कोई भी मटेरियल क्या कहलाता है? जीव द्रव्य। चलिए ठीक है। तो जीव द्रव्य के बारे में जब कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं तो हमने ये समझा कि जीव द्रव्य के बारे में सबसे पहले जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग जो था वो परिकिंजे नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? परिकिंजे। हमने शॉर्टकट रूप में नाम लिखा है, पूरा नाम भी लिखा, बस इससे हमारा काम चल जाए। तो परिकिंजे साहब ने सबसे पहले जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया और बोला कोशिका के अंदर जो भी आइटम पाया जाएगा वो एक जीव द्रव्य है। अच्छी बात है, जब एक जीव द्रव्य है तो जो इस शब्द का प्रयोग करता है, किसी भी चीज के बारे में जो कोई नया नाम देता है, वही उसका खोजकर्ता कहलाता है। तो जीव द्रव्य का जो खोज करता है वो हम किसे कहेंगे? परिकिंजे को कहेंगे। लेकिन जीव द्रव्य के संरचना के बारे में कि कौन सा आइटम जीव द्रव्य में कहां कहां कैसे कैसे टाइप का है, उसके बारे में, उसकी संरचना के बारे में सर्वप्रथम जिस वैज्ञानिक ने बताया उसका नाम था उजारडी। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि आते होते नहीं है, लेकिन बस आपको पता होने चाहिए कि जीव द्रव्य की संरचना के बारे में सबसे पहले उजारडी ने बताया। और जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? परिकिंजे ने। अगले एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था हक्सले। क्या नाम था? हक्सले। तो हक्सले साहब ने क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जो जीव द्रव्य है ये जीवन का एक भौतिक आधार होता है। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट क्या है कि जीवन का भौतिक आधार क्या होता है, और आपको चार ऑप्शन दे दिया जाए, है ना, बता दिया जाए, कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक आध शब्द लिख दिया जाए, तो आप समझ गए होंगे कि जो जीवन का भौतिक आधार है वो कौन सा चीज होता है? वो होता है जीव द्रव्य। यहां से एक छोटा पॉइंट और निकल कर आता है, जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि अगर भौतिक आधार जीव द्रव्य है तो हमें ये बताइए कि जीवन के लिए जो रासायनिक आधार है वो क्या होगा? तो जीवन के लिए रासायनिक आधार डीएनए यानी जीन्स होते हैं। ठीक है ना? हम इसके बारे में भी अगली क्लास में पढ़ेंगे कि जीन क्या है। डीएनए और आरएनए पे एक अलग क्लास ली जाएगी। बस ऐसे समझ लीजिएगा कि रासायनिक आधार डीएनए होता है, जबकि जो भौतिक आधार होता है वो क्या होता है? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य से हमारा तात्पर्य क्या है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है ना? तो जीव द्रव्य क्या है? तो कोशिका के भीतर उपस्थित कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलने से ही किसका निर्माण होता है? जीव द्रव्य। या कोशिका के भीतर उपस्थित समस्त पदार्थ जीव द्रव्य कहलाता है। तो जीव द्रव्य के बारे में एग्जैक्टली पता चल गया। इसके बारे में बात किसने किया था? परिकिंजे ने। बात समझ आ रही होगी। संरचना के बारे में किसने बताया था? उजारडी साहब ने बताया था। उम्मीद है कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो आप बड़े आराम से बता देंगे। ठीक है ना? बाकी जीवन का जो भौतिक आधार है वो जीव द्रव्य होता है, और जो रासायनिक आधार होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है। असमया यानी जीन्स। चलिए अब हम एक एक बारे में पढ़ेंगे। जीव द्रव्य के एक एक हिस्से को हम लोग पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में हमने एक बेहतर सारणी बना के आपको दिखाया था कि जीव द्रव्य में जो अंदर कोशिका द्रव्य होता है और जो केंद्रक होता है, केंद्रक में आपने देखा रहा होगा डीएनए और आरएनए, और जो कोशिका द्रव्य था इसको आप लोगों ने तीन हिस्सों में बांट दिया था।
पहला हिस्सा था दोहरी झिल्ली कोशिकांग, एकल झिल्ली कोशिकांग और कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग। कुछ अगर याद आ रहा हो तो। वैसे अब हम जब अगर कोशिका द्रव्य के बारे में समझेंगे कि कोशिका द्रव्य में कौन कौन सा आइटम होता है, तो पहले हमें यही समझना है कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हमसे कोई कहे कि साहब ये बताओ कोशिका द्रव्य क्या है, आखिर कोशिका द्रव्य की परिभाषा क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। अगर आपको कोशिका का एक ऊपर रफ फिगर याद हो तो ये था आपकी कोशिका झिल्ली, याद है ना, और ये जंतुओं में भी पाई जाती थी और पादपों में भी पाई जाती थी कोशिका झिल्ली। इसके बीच में पाया जाता था केंद्रक, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। तो जो केंद्रक है और जो कोशिका झिल्ली है, इसके बीच का जो भी आइटम होता है उसे दुनिया वाले बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के द्रव्य को ही हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। और कोई कह दे कि नहीं नहीं जीव द्रव्य किसे कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो है वो सब का सब जीव द्रव्य है। यानी अगर हम जीव द्रव्य में से केंद्रक निकाल दें तो ये निकालने के बाद जो बचा वही होगा कोशिका द्रव्य। ठीक है ना, तो कोशिका द्रव्य क्या है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम कोशिका द्रव्य का एक पहला हिस्सा पढ़ेंगे जो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया को समझना पड़ेगा क्योंकि कोशिका का ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये भी है माइटोकॉन्ड्रिया। पर माइटोकॉन्ड्रिया को समझने से पहले एक छोटे से प्रश्न का जवाब देना आपको जरूरी है। अधिकांश लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं या ऐसा कंफ्यूजन है आप सभी लोगों में, गले में दिक्कत, हाँ दिक्कत ये है कि आप हमसे बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर जो ये बायोलॉजी आप पढ़ा रहे हैं ये कौन से क्लास की है, सर 9th वाले की है, 10th वाले की है या किसी और क्लास की है। बड़ा बम्पर कंफ्यूजन लेके टहल रहे हैं क्योंकि जो हाई स्कूल का बच्चा होगा जब वो कोशिका चैप्टर ढूंढता होगा तो किताब में मिलता ही ना होगा, 9th वाला ढूंढता होगा तो कोशिका मिल जाता होगा, या इसके आगे जो पढ़ाएंगे। देखिए दरअसल हम पहली ही क्लास में इस बात को एकदम क्लियर कर दिए थे। आपकी कमी क्या है कि आप क्लास पूरी अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको कहां से मालूम चलेगा कि हम क्या बताए हैं, है ना। पर आप समझिएगा अच्छे से, दरअसल हम बायोलॉजी में यहाँ पर उन सारी चीजों को कवर करने का प्रयास करेंगे जो दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है। इस बायोलॉजी का केवल एक उद्देश्य ये नहीं कि आप हाई स्कूल की कॉपी जाएं लिख के चले आए, इससे आपके हाई स्कूल के लिए फायदा तो होगा। दरअसल बेसिकली क्योंकि हम खुद भी इधर एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं जहां हमने देखा है कि बायोलॉजी किस कदर उड़ा दी जाती है और बड़ी कमजोर हो जाती है। तो आगे जब आप जाएंगे कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, आप एनडीए देने जाएं, एसएससी देने जाएं, सीजीएल देने जाएं, सीडीएस देने जाएं, है ना, यहाँ तक कि आप जानते हैं आईएएस का पेपर देने जाएं, हर जगह पे आपका बायोलॉजी पीछा नहीं छोड़ने वाली। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है आप यकीन मानिए, बायोलॉजी प्लस बायोटेक अगर मिला दिया जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन हर पेपर में निपटा दे रहा है आजकल। तो बेसिक्स कमजोर होने की वजह से ये क्वेश्चन छूट जाते हैं और दुनिया के किसी भी पेपर में हाई स्कूल लेवल से एबव की बायोलॉजी नहीं आती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे कि हर एक मुद्दे को, जिससे कि आगे भविष्य में हमें दिक्कत ना हो, हम कवर कर लेंगे। ये स्पेशली किसी एक क्लास के लिए, एक कक्षा के लिए ये क्लास नहीं अटेंड की जा रही है, लेक्चर नहीं लिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर ये जो बायोलॉजी ये परमानेंट आपको हमेशा काम देगी, है ना। बस आप इसको समझे और शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि हम यहाँ पे चीजों को लिखा नहीं रहे हैं हेडिंग बाय हेडिंग। तो जो आपको समझ में आए, जो पॉइंट्स लगे लिखते जाएं। कभी अगर हमें आवश्यकता लगेगी तो आखिरी क्लास तक हम नोट्स आपको अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम के माध्यम से या किसी भी तरीके से नोट्स भी आपको मिल जाएगी। आप फोटो कॉपी करा लीजिएगा पीडीएफ फॉर्म में या यहीं पे दे देंगे लिंक वीडियो के नीचे। पर पहले हम चीजों को कवर कर लें। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, बकवास बहुत हो गई। हमें समझना था माइटोकॉन्ड्रिया। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया दरअसल इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले वेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखिए यार, विंडा, वेंडा, वंडा, ऐसे पता नहीं क्या इसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, जरा अपना काम निकालने से मतलब है कि हाँ वेंडा टाइप का कुछ ऐसे था। तो वेंडा साहब ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया शब्द के बारे में प्रयोग किया। इसीलिए अगर हमसे कोई पूछे कि भैया बताओ तो नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके खोजकर्ता कौन है, तो जिसने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग पहले किया वही बंदा इसका खोजकर्ता हो गया। तो इसके खोजकर्ता कौन हो गए? कौन हो जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता हो जाएंगे वेंडा साहब। अच्छा आगे चलते हैं। सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी
से माइटोकॉन्ड्रिया का जो देखने का काम किया था वो कोलिकर साहब ने किया था। एक साइंटिस्ट थे कोलिकर, और कोलिकर जी ने क्या किया था, कोशिका में सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया को ढूंढा। अब सोचिए कोशिका कितनी छोटी होती है, माइक्रोन लेवल पे, जिसे हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, और उसके अंदर कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य में है ना एक छोटा सा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया को देखने का काम कोलिकर साहब ने किया था। तो जाहिर सी बात है कोलिकर साहब भी टैलेंटेड रहे होंगे, तभी तो इतना बड़ा काम किए होंगे। आगे समझिएगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया का महत्व क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, कोशिका में इसका क्या उपयोग है, इन सारी चीजों को बताने का काम किया था आल्टमान साहब ने। आल्टमान मैंने बताया ना, प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत, आप उच्चारण कुछ और कर सकते हैं अंग्रेजी शब्द का हिंदी में, तो हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बड़ी भयानक समस्या यही रहती है, पर आप काम चला लेंगे आल्टमान या आल्टमान जो भी आपको समझ आए। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये तो इंट्रो था कि वेंडर साहब ने देखा था, कोलिकर साहब ने, वेंडर साहब ने नाम रखा था, कोलिकर साहब ने देख लिया था, आल्टमान साहब ने क्या किया, उसका काम बता दिया। अब हम बता देते हैं कि क्या काम था। दरअसल जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, मैं पहले ही चैप्टर से बायोलॉजी की ये बात स्पष्ट कर रहा हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका होती है इसके अंदर ऊर्जा जलाने, ऊर्जा देने का कार्य करती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का पावर हाउस है, पावर हाउस होने का मतलब क्या है कि इसी से शरीर को ऊर्जा मिलती है। जैसा मैंने बताया रहा होगा कि जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो ग्लूकोज जो होता है वो अंतिम में कहां पहुंचता है, कोशिका में पहुंचता है, और जब कोशिका में पहुंचेगा तो वहां पर ग्लूकोज का क्या होने लगता है, दहन होने लगता है। तो जब ग्लूकोज का दहन होगा तो वहां हमें मिलेगी ऊर्जा, पावर मिलेगी, इसलिए हम इसे कोशिका का क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, हर जगह पे हमने सिर्फ छोटे छोटे फैक्ट्स लिखे हैं, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का बाह्य कंकाल, उसको जो फैक्ट्स बता रहे हैं पीछे, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं पेपर में, तो सारे पॉइंट्स आप समझे देगा, आखिरी में हम सब एक जगह पे समराइज करके आपको बता देंगे, इसकी चिंता न लें। तो जो कोशिका का पावर हाउस है वो हम क्या है बताइए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। आप यहां लिख लीजिएगा, नहीं कहेंगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। दरअसल इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का दहन होता है, और जब ग्लूकोज का दहन होगा तो दहन होने से यहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलेगी, और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से करने में, या हमारे द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उसको भी करने में, है ना। तो शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया या शरीर के भीतर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं को चलाने के लिए जो ऊर्जा की प्राप्ति होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के उस माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक हिस्सा था, उसमें ग्लूकोज के दहन से ही हमें ये ऊर्जा मिलेगी। क्लियर है ना, जैसे हम बोल रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें ऊर्जा उपलब्ध करवा रही है। अब आगे समझिएगा, तो एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी को ही हम कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एक छोटा क्वेश्चन ये भी आ गया, एटीपी को ही हम कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है। चलिए अच्छी बात है। तो ये थी बेसिक सी जानकारी माइटोकॉन्ड्रिया से। ये शरीर का, कोशिका का पावर हाउस होता है, यहाँ ग्लूकोज का दहन होता है, इससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब एक बेसिक जानकारी हम आपको बताना चाहते हैं। सोचिए अगर किसी भी बंदे में, किसी भी बच्चे में कहीं पे भी अगर ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है ना, बंदा थक जा रहा है जल्दी से, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कोई प्रॉब्लम हो गई है। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित डिसीजेस भी होती हैं। अच्छा एक बात और आप समझ लीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, इसमें अपने खुद के जीन्स पाए जाते हैं, मतलब इसमें खुद के जीन होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसमें जीन्स पाए जाते हैं, इसमें जीन अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। जीन क्या है हमने बताया ना, आगे हम बताएंगे। इसमें जीन, जिनसे गुणों का निर्माण होता है, तो इसमें जीन्स पाए जाते हैं। यानी कि केंद्रक में जीन पाए जाते थे, याद है केंद्रक क्या था, जीव द्रव्य का एक हिस्सा था, उसमें जीन्स पाए जाते थे। इसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में भी जीन पाए जाते हैं, और जब माइटोकॉन्ड्रिया में खुद जीन पाए जाएंगे तो कोशिकांग जो हो गया इसका आधा काम ये खुद कर लेगा। इसका मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसे हम कहते हैं अर्ध स्वायत्त
कोशिकांग, ये बात याद रखिएगा। तो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग का मतलब क्या हुआ, आप समझते हैं, आप समझ गए होंगे। यानी कोशिकांग का मतलब कोशिका के अंदर छोटे छोटे अंग पाए गए थे, जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य के अंदर। जैसे एग्जांपल में आपने हमें बताया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक हो गया, आपने बताया था वो रिक्तिका हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सब क्या है, ये सब के सब कोशिका के अंदर जो पाए जाएंगे कोशिका द्रव्य के एक हिस्से हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, है ना। तो इसी में हमने क्या कहा कि इसी प्रकार एक हिस्सा क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जीन पाया जाता है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, ठीक है। और जो जीन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है उसे कोंड्रोजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोंड्रोजीन। तो कोंड्रोजीन का मतलब क्या था, वह जीन जो कहां पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले जीन को हम कोंड्रोजीन कहते हैं, और यह एक अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। कौन अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या है, ऊर्जा उपलब्ध करवाना, इसलिए इसे क्या कहेंगे, कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताइएगा, हमने क्या कहा, ये ऊर्जा उपलब्ध करवाता है, यानी इसकी कमी से रोग हो सकते हैं जिसमें ऊर्जा की कमी हो जाएगी, और ऊर्जा की कमी हो जाने से शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाएंगी, जिससे मृत्यु तक हो सकती है। बस समझ आया। तो जब कोई कोशिका बहुत पुरानी हो जाती है, पुरानी होने लगती है, तो प्राकृतिक तौर पे उस कोशिका की मृत्यु हो जाती है, अपने आप वो कोशिका मर जाती है। हमने क्या कहा, जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो अपने आप मर जाती हैं, और उनके मर जाने की जो जिम्मेदारी लिया है वो किसकी है, माइटोकॉन्ड्रिया की है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही जो पुरानी कोशिकाएं होते हैं उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो कोशिका की प्राकृतिक मृत्यु होती है, कोशिका की जो प्राकृतिक मृत्यु होती है, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये क्या है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब ये हो गया कि इसमें जो कोशिका है वो अपने आप मर गई, प्राकृतिक तौर पे मर गई। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ किसकी वजह से होती है, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होती है, जिससे कि कोशिका मृत हो जाती है। जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पर प्राकृतिक तौर पे मृत्यु हो रही है, एक शब्द याद रखिएगा, अपने आप, है ना, किसी अन्य कारण से नहीं। कोशिका बूढ़ी हो गई, पुरानी हो गई, तो माइटोकॉन्ड्रिया उसे समाप्त कर देता है। चलिए अच्छी बात है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, तो हमने क्या कहा कि देख जरा सा देखिएगा, अगर किसी भी जीव का निर्माण हुआ है, ठीक है, अगर लैंगिक जनन प्रक्रिया में हुआ है, तो इसका जाहिर सा मतलब एक ये हो गया, अब जाके समझ जाएंगे लैंगिक जनन अलैंगिक जनन। यहाँ पर ये समझ लीजिए लैंगिक जनन का मतलब एक नर और एक मादा है, ठीक। तो जो नर होगा उससे शुक्राणु मिलता है, और जो मादा होती है उससे अंडाणु मिलता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो इनसे किसका निर्माण हो जाता है, जाइगोट का। और जब वही जाइगोट भ्रूण में जाता है तो एक जीव का निर्माण हो जाता है, एक शिशु का निर्माण हो जाता है। कोई भी जानवर जो भी रहा होगा, इंसान रहा होगा, जो भी रहा होगा, बन जाएगा। चलिए अच्छी बात है, बनने दीजिए। हम यहां समझना क्या चाहते हैं कि किस प्रकार गुण आते हैं। तो दरअसल जो कोई भी जीव होता है, अगर उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी जीव में मदर से मिलती है, माता से मिलती है, ना कि पिता से मिलती है। तो आपके शरीर में, आपकी कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये किसके गुणों पे आधारित है, किसके जीन्स से आपको मिली है, तो आपके माँ के जीन्स से मिली है, ना कि आपके पिताजी के जीन्स से मिली है। बात समझ आया? अब समझिएगा। अब कई बार क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज किसी के होती है। अब वो डिसीज क्या होगी, अगर मान लो माँ में है तो वो डिसीज उसके संतान में ट्रांसफर हो गई, और मान लीजिए वो डिसीज बढ़ गई, तो बच्चे में ऊर्जा की बड़ी कमी हो जाएगी, जिससे बड़ा होता जाएगा, उसके ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसका मतलब ऐसे बच्चे होते हैं या तो गर्भ में ही मर जाते हैं या जन्म लेने के बाद मर जाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज जो होती है ये बड़ी खतरनाक डिसीज होती है, और ये हमेशा किससे आती है, मां से आती है। तो एक बड़ी समस्या है कि जिसके अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज है किसी महिला में, तो ये समझ लीजिएगा कि उसके संतानें अगर उत्पन्न होंगी, या तो उत्पन्न होने के कुछ समय बाद मर जाएंगी, और या भ्रूण में ही मर जाएंगी। तो ऐसे लोग बताइए संतान उनके नहीं रहेगी, और ये कितनी दुखद बात है।
और संतान की चाह भारत में आप जानते हैं बहुत ज्यादा है। भारत में क्या दुनिया में हर व्यक्ति को है ना। आप पढ़े भी होंगे, सजीवों का एक लक्षण होता है, वो क्या होता है, क्या होता है, प्रजननशीलता, अपने गुणों को, उपार्जित लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना, है ना, होता है। महत्व होता है। आप भी अपने घर बताइए तो घर वाले बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करते, अगर आप कभी हम शादी विवाह नहीं करेंगे, कहेंगे मेरा वंश समाप्त हो जाएगा, ऐसा कोई लंबा लंबा डायलॉग देते हैं। पर कोई बात नहीं, टॉपिक पे आते हैं हम लोग। हमें समझना था कि मदर से माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज आ रही है, और अगर मदर में ये डिसीज है तो उसमें तो हो सकता है ना दिखे, पर संतानों में ये समस्या उत्पन्न होगी, उसके बच्चे नहीं होंगे, और होंगे तो डेथ, या होने के बाद डेथ। तो अब यहाँ क्या किया जाए कि ऐसा ना हो। तो सबसे पहले ये समझ लो, कई बार क्या होता है कि जो शुक्राणु हमने बताया ना अभी, जो नर जनन कोशिकांग होता है ना, वही तो शुक्राणु जो था, अब ये क्या होता है, कई बार इसके स्पर्म से हम बोलते हैं अंग्रेजी में, तो जो लो स्पर्म काउंट की वजह से, एज बढ़ने की वजह से, या ऐसे कई समस्याओं से क्या होता है कि निषेचन की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती। और जब निषेचन की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती तो वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका खोजा जिसे बोलते हैं आईवीएफ टेक्नोलॉजी। क्या है आईवीएफ टेक्नोलॉजी? इसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये क्या है? इसमें क्या करते हैं कि एक नली में अंडाणु और शुक्राणु दोनों को आपस में मिला के निषेचित कर देते हैं, और निषेचित करने से बन जाता है जाइगोट, बाहर एक नली में, ट्यूब में। उसके पश्चात फिर उसे क्या करते हैं, महिला के भ्रूण में उस जाइगोट को प्रवेश करवा देते हैं। इसका मतलब निषेचन की क्रिया हो गई। तो यहाँ पे कृत्रिम निषेचन की क्रिया बाहर कराई गई। इसमें किया क्या जाता है, माता और पिता यानी कहने का मतलब महिला और पुरुष को बुलाया गया, और उनके मतलब उसके शुक्राणु और अंडाणु को लिया गया सैंपल के तौर पे, फिर लैब में क्या किया गया, एक नली में मिलाया गया, फिर महिला में प्रवेश करा दिया गया, कहानी से। तो ये एक इजाद हो गया कि जिनके संतान उत्पन्न होने में दिक्कत है उनके लिए इलाज हो गया आईवीएफ टेक्नोलॉजी। आपने सुना होगा इसे। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन जिसके बताइए अगर ऐसी समस्या हो गई माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज, संतान की उत्पत्ति हो रही है और वो डेथ हो जा रही है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की गई। देखिएगा, दरअसल हमने क्या कहा कि अगर मान लीजिए ये एक कोशिका है, ठीक है, ये किसी मां की कोशिका है, तो आप में जो समानता लक्षण आए हैं, आंख, नाक, जीन, डीएनए, ये सब के सब किसकी वजह से होते हैं? डीएनए। आप एक सब ध्यान करिए, डीएनए कहां पर होता है? डीएनए अगर किसी कोशिका में देखा जाए तो केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, और क्या पाया जाता है? आरएनए। मैंने पहले क्लास में बता दिया था कोशिका वाले कि केंद्रक का जो हिस्सा था वो डीएनए और क्या था? आरएनए। और यही डीएनए क्या होता है? गुणों को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो आप में आपके जो मां बाप के गुण आए हैं वो इसी डीएनए से आए हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया गया था? केंद्रक में पाया गया था या यहां बाहर पाया गया था? बाहर पाया गया था, यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया ही नुकसान कर रहा था। तो होता है ना, लोग कहते हैं कि ये मेरी संतान है। आजकल लोग गोद नहीं लेते, काहे लिए? उन्हें लगता है ये मेरा खून नहीं है, मेरा ऐसा नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या ऐसे लोगों की विचारधाराएं होती हैं। अब देखिएगा, तो अगर ऐसी समस्या जिसको है तो उसके लिए एक नया जुगाड़ ढूंढा गया। अब यहाँ पर एक लेडी को और ढूंढा जाएगा, क्योंकि हमेशा मैंने कहा जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी वो औरत की ही जाएगी, महिला की ही जाएगी शिशु में। तो अब यहाँ क्या होगा कि एक औरत को ढूंढा गया और ठीक, ये उसका ले लिया गया क्या? अंडा। अब एक बात समझिएगा, इसमें जो ये रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, लेकिन इसकी माइटोकॉन्ड्रिया में डिसीज है। अगर ये निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेगी तो जन्म लेने वाला बच्चा मर जाएगा, या जन्म लेने के बाद मर जाएगा। लेकिन इसमें तो स्वस्थ होगा। और ये क्या था, मान लीजिए ये स्पर्म था, शुक्राणु था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका निषेचन तो जो बच्चा जन्म लेगा वो मरेगा, इसका निषेचन तो जो बच्चा लेगा वो जिएगा। लेकिन दरअसल बात क्या है कि इनकी शादी हुई है ना, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये अगर हस्बैंड वाइफ लिए हैं तो बच्चा इनका रहेगा। लेकिन दरअसल समस्या क्या है कि इनका बच्चा मर जा रहा है, और ये चाह रहे हैं कि इनको बच्चा मिल जाए, और ये गोद लेना भी नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि इनका खुद का बच्चा रहे, है ना, मेरा खून रहे, ऐसा डायलॉग मारना चाहते हैं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि इनका जो अंडाणु था, है ना, ये कोशिका ले ली गई लैब में, और इनका एक तीसरी महिला जो उनकी रिश्तेदार हो या कोई भी महिला हो जो डोनेट कर दे क्या, ये शुक्र यानी अंडाणु, अब उसका अंडाणु ले लिया गया। उसके पश्चात प्रयोगशाला में क्या किया जाएगा कि इसके केंद्रक को हटा दिया गया।
जब इसके केंद्रक को काट के हटा दिया जाएगा, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है ना। इसमें थोड़ी सी गलती में भी बहुत समस्या हो सकती है। तो ये जितना कहने में आसान लग रहा है कि बस हटा दिया इसे मार्कर से, ऐसे हट नहीं जाता है ना। तो अब आगे देखिएगा, इसका केंद्रक हटा दिया गया और उसके पश्चात क्या करेंगे, हम किसी तरीके से इसका केंद्रक यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसकी सही है। अब क्या होगा कि यहां पर जो डीएनए और आरएनए आया, इस महिला का आ गया, यानी ये संतान इनके ही डीएनए आरएनए की उत्पन्न होने वाली है। लेकिन इसकी माइटोकॉन्ड्रिया सही हो गई, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा कि अब हम एक नली ले लेंगे, एक ट्यूब ले लेंगे, उस ट्यूब में इस संशोधित कोशिका, कौन सी कोशिका है ये, अंडाणु, और इस शुक्राणु को निषेचित कराएंगे और बन जाएगा क्या, जाइगोट। उसे भ्रूण में प्रवेश करवा देंगे और जो शिशु जन्म लेगा उसमें डीएनए आरएनए तो इन दोनों का रहेगा, डीएनए इनका रहेगा, इनका डीएनए रहेगा, लेकिन जो उसकी माइटोकॉन्ड्रिया थी, इसमें डिसीज की वजह से तीसरी वाली महिला से माइटोकॉन्ड्रिया बदल गई, तो अब जो बच्चा जन्म लेगा वो बचा रहेगा। तो इसमें 3 लोगों की आवश्यकता पड़ी ना, कि एक महिला जो जनक महिला थी, जो माता थी, है ना, एक पुरुष जिसको जनी जो उसका मतलब फादर रहा होगा, पति रहा होगा, जो भी आप समझ लीजिए, एक तीसरी महिला जिसने माइटोकॉन्ड्रिया दान दी थी। कहने का मतलब ये समझ लो, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब उसने अंडाणु दान दिया था, है ना। तो यहाँ पर 3 पेरेंट हो गए इस बच्चे के, तो इसीलिए इसे बोलते हैं ट्राई या 3, आप जो भी बोल सकते हैं। तो इससे हम बोलते हैं 3 पेरेंट इन विट्रो सेल फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो सेल फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो क्या मैंने बोला, समझ में आया? 3 पेरेंट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आईवीएफ 2 लोगों के लिए था, लेकिन जो टीपी आईवीएफ है, यहाँ पे 3 पेरेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डिसीज अगर किसी के है, तो वहां पर संतान उत्पन्न करने के लिए फिर क्या, किस विधि का प्रयोग करते हैं, टीपीआईवीएफ। जानते रहे बस, जरूरी है। जैसे गांव में देखते हैं संतान न उत्पन्न होने की इतनी भ्रांतियां हैं कि हम क्या बताएं। आज विज्ञान बहुत आगे है, आप डॉक्टर के पास जाइए, 90% केस में आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। पर लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो किसके पास जाते हैं, आप अपने अगल बगल देखते होंगे, उससे ही बड़ा डॉक्टर ओझा लोगों के पास जाते हैं और फिर वो छू मंत्र काली करके उन्हें बर्बाद करते रहते हैं, उन प्राण चीज खिलाते रहते हैं, जिससे फिर क्या होता है, उनके संतान की जो चाह होती है वो भी नहीं पूरी हो पाती, पैसे की हानि होती ही है, स्वास्थ्य भी बर्बाद जाता है, शोषण भी होता है। तो इसीलिए एक जागरूक नागरिक बनिए, विज्ञान अधिकांश चीजों का समाधान आपको दे सकता है, बाकी तो हर चीज का अंत ऊपर वाला जाने क्या होता है। पर हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ आ गई होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से कौन सी डिसीज होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आपने कहां से आती है, आपके माता से आपको मिली है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज होगी, उसकी संतानें जो उत्पन्न होंगी तो खत्म हो जाएंगी, या पहले से मृत्यु उत्पन्न होगी ऊर्जा की कमी की वजह से। तो इसके लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं, 3 पेरेंट्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, वेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई। तो जो हमारे पास अगला कोशिकांग है वो है लवक। जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को समझा, वैसे ही कोशिका जो द्रव्य था उसका एक कोशिकांग था लवक। आइए समझते हैं आखिर जो लवक है इसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहला काम तो ये आप समझ लीजिए कि यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जो लवक होते हैं ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका मतलब जो लवक है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला आइटम है, ये जंतु कोशिकाओं में पाया नहीं जाता। अच्छी बात है। तो ये पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला ये एक आइटम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लवक बोलते हैं। दरअसल बात क्या है समझिएगा कि जो लवक होते हैं ना, इन लवक में भी जीन्स पाए जाते हैं, यानी इसमें भी जीन होते हैं। जैसे आप कहिए माइटोकॉन्ड्रिया में जीन हुआ करता था, वैसे लवक में भी जीन होता है, इसमें भी जीन होता है। और इस जीन्स का नाम क्या है, प्लास्टोजीन। क्या नाम है, प्लास्टोजीन। जैसे आपको अगर आपसे कोई पूछे कॉन्ड्रोजीन कहां पाया जाता था, तो आपको याद है कॉन्ड्रोजीन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और जो प्लास्टोजीन है वो कहां पाया जाता है, लवक में। अच्छा आप याद रखिएगा जो ये कोशिकांग हैं, यानी कोशिका के अंदर वाले एक छोटे छोटे अंग हैं,
तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक ये दोनों ऐसे आइटम थे जो दोहरी झिल्ली कोशिकांग होते थे, बड़ी बड़ी, अंदर मटेरियल ज्यादा था। वैसे भी देख लीजिए ये लगभग एक कोशिका की भांति है, क्योंकि इसमें खुद का जीन उपस्थित है जिसका नाम है प्लास्टोजीन, और जिसमें खुद का जीन है यानी एक कोशिका के भीतर का अंग जिसमें खुद का जीन मौजूद है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोलेंगे। तो बेसिक सी बात ये थी कि यह केवल पादपों में पाया जाने वाला आइटम है। इसमें एक जीन पाया जाता है जिसका नाम क्या है, प्लास्टोजीन। इसमें प्लास्टोजीन, उसमें क्या था, कॉन्ड्रोजीन। प्लास्टोजीन, कॉन्ड्रोजीन, कॉन्ड्रोजीन माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टोजीन लवक में। ये दोनों कैसे कोशिकांग है, एक झिल्ली से है या दो झिल्ली से ढके हैं, दो झिल्ली से ढके हैं, ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग होते हैं। और आपने हमें बताया इसमें खुद का जीन है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। चलिए ठीक है, लेकिन हमने ये देखा कि जो लवक होते हैं ये पादपों में पाए जाते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। तो लवक 3 प्रकार का था। जो पहला था उसे हम बोलते हैं हरित लवक, दूसरा था वर्णी लवक, और जो तीसरा है वो है अवर्णी लवक। आइए एक एक को अच्छे से समझते हैं। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए थी, जैसे कि यहां देखिएगा, इसे आप राइट डाउन भी कर लीजिएगा साथ साथ में। हरित लवक जो होता है इसका क्या काम है, सबसे पहले हमें ये समझना है। हरित लवक का काम ये होता है कि ये करता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन के निर्माण की प्रक्रिया किस लवक की जिम्मेदारी है, तो वो है हरित लवक की जिम्मेदारी। अब इसका काम है भोजन बनाना, तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर भोजन बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, हरित लवक की। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर पादप में अंदर भोजन बनता था तो जो जंतु कोशिका होती है उसमें कहां ऐसा स्थान होता है जहां भोजन बनता है। तो मैंने बताया बालक, वहां भोजन बनता ही नहीं है, वहां भोजन जलता है। तो वहां पाई गई थी माइटोकॉन्ड्रिया जो भोजन को जला के ऊर्जा दी थी, है ना। भोजन तो हम खा लेते हैं अपनी आंत पचा के, रक्त में घोल के भोजन बाहर से पहुंचाती है, पर यहाँ पर पौधा तो भोजन ऐसे खाता नहीं है, वो जमीन से ग्रहण करेगा, पराशरण की क्रिया, विसरण की क्रिया, तामझाम के द्वारा वो भोजन ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के पश्चात क्या होगा, वाष्पीकरण, बहुत सारी प्रक्रिया होती है, पढ़ाएंगे सब पादप तो समझेंगे। जब वो भोजन ऊपर पहुंचेगा कोशिका तक, है ना, तो फिर वहां जब ऐसा नहीं, वहां पानी पहुंचेगा, लवण पहुंचेगा, सारे आइटम पहुंच जाएंगे, भोजन नहीं बनेगा। फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तब जाके वहां पर क्या बनेगा, भोजन, हरित लवक में। तो हरित लवक एक ऐसा आइटम है जो भोजन बनाता है, इसीलिए हम इसे पादप कोशिका का, हरित लवक को हम पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर, रसोई घर कहते हैं। काहे भाई रसोई घर है, और रसोई घर में खाना बन रहा है, भोजन का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोशिका का रसोई घर। तो जो हरित लवक होते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनता है, भोजन बनता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पादप कोशिका का रसोई घर। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, लिख देगा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद लिख देगा हरित लवक, उसके पश्चात 2-4 ऑप्शन और लिख देगा। तो ऑप्शन आपका क्या सही होगा, हरित लवक, या लवक भी ऑप्शन में रहेगा तो सही है, क्योंकि लवक का ही तो एक प्रकार है ना अपना, हरित लवक। चलिए अच्छी बात है, आगे समझिएगा। जो हरित लवक होते हैं इनका जो रंग होता है ना, ये हरा होता है। तो इसका रंग हरा होता है, इसका नाम है हरित लवक यानी हरा हरा लवक। तो इसका रंग क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो हरित लवक होता है इसका रंग हरा क्यों होता है, तो आप बताएंगे इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण ही हरित लवक का रंग कैसा होता है, हरा। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में, लेकिन अब क्वेश्चन एक स्टेप और आगे जाएगा। अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि हरित लवक हरा किसकी वजह से होता है, क्योंकि सब जान गए हैं दुनिया वाले क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। अब आपसे कहेगा बताइए किस तत्व के कारण,
किस तत्व के कारण जो अपना क्लोरोफिल है, यार गलत लिख दिया है क्या, छोटी मोटी जो हिंदी उसको देखते रहा करें, झटके में गलत हो जाती है। तो यहाँ क्लोरोफिल था, मैं क्लोरोफिल लिख दिया था, कोई बात नहीं, सॉरी इसके लिए। तो क्लोरोफिल जो होता है ये एक तत्व होता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम, Mg, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम के कारण जो क्लोरोफिल होता है इसका रंग हरा होता है। बात समझ में आया? तो किस तत्व के कारण क्लोरोफिल हरा होता है, उस तत्व का नाम है मैग्नीशियम। और इसी क्लोरोफिल के कारण जो हमारा हरित लवक है उसका रंग कैसा होगा, हरा होगा। चलिए आगे समझते हैं, दूसरे लवक के बारे में बात करते हैं। हमारा जो दूसरा लवक है उसका नाम है वर्णी लवक। अब जो ये वर्णी लवक होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है पौधों को रंग प्रदान करके उन्हें आकर्षक बनाना। चलिए समझते हैं, पौधों को रंग प्रदान कर उन्हें आकर्षक बनाना, उन्हें आकर्षक बनाना। और बढ़िया लगे, कौन आकर्षक नहीं दिखना चाहता, आप भी तो रंगीन रंगीन कपड़ा पहन के घूमते रहते हैं। तो कहने का मतलब वर्णी लवक का काम ये होता है कि पौधों को रंग देना, है ना। किसी भी पदार्थ को रंग, किसी भी पादप को रंग देने का जिम्मेदारी जो होती है वो वर्णी लवक की होती है। अब ये मत कहना सर हरित लवक सब तो सारा मेरा कर दिया था। हरित लवक पत्तियों में पाया जाएगा जिससे भोजन बने, हरित लवक जहां पाया जाएगा उसका काम सिर्फ भोजन देना है, भोजन बनाना है। लेकिन बिंदास दिखने वाला जिम्मेदारी पादपों में वो किसके पास होती है, वर्णी लवक के पास। एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे पीला कलर जो आता है किसी भी पदार्थ, किसी भी पादप में, वो एक लवक है वर्णी लवक जिसका नाम है ज़ैंथोफिल। इसी की वजह से उसका रंग पीला हो जाता है। टमाटर वाला जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से आता है, लाइकोपीन के कारण आता है। गाजर वाला जो लाल रंग होता है वो कैरोटीन के कारण आता है। ऐसे विटामिन के कारण जो चुकंदर वाला लाल होता है, ऐसे बहुत सारे आपको वर्णी लवक मिल जाएंगे। आप एक काम करिएगा, आप वर्णी लवक कब सर्च करिएगा गूगल पे और देखिएगा इसमें ढेर सारे आएंगे और आप हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि जो मिर्च का लाल रंग होता है वो किस वर्णी लवक के कारण आता है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मिर्च का लाल रंग किस वर्णी लवक के कारण आता है। चलिए ठीक है, तो वर्णी लवक का काम क्या था, पौधों को रंग प्रदान करना। हरित लवक का कार्य क्या था, भोजन बनाना। इसलिए हरित लवक को हम क्या बोलेंगे, अरे क्या बोलेंगे, पादप कोशिका का रसोई घर। तो रसोई घर हो गया भाई, खाना पीना वहां बनेगा। चलिए जब खाना बनेगा, खाएंगे तो जो बचेगा उसे संचित करके रखे जाने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो जो अवर्णी लवक होता है इसका काम ये होता है कि जितना कुछ भी अंदर भोजन बना है उसका जो बचा वाला हिस्सा होता है उसे स्टोर करके रखने की जिम्मेदारी होती है अवर्णी लवक की। ये करता क्या है, इसका कार्य होता है भोजन का संग्रहण करना, यानी ये भोजन को संग्रहित करता है। तो अवर्णी लवक का काम क्या है, भोजन का संग्रहण। भोजन बन गया है ना, अब उसे संग्रहित करने की जिम्मेदारी पादप कोशिकाओं में किस लवक की होती है, अवर्णी लवक की। अवर्णी लवक भी कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, एमिलोप्लास्ट, अगला है प्रोटीनोप्लास्ट और अगला है इलियोप्लास्ट। ठीक है, एमिलोप्लास्ट जो होता है इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, एमिलोप्लास्ट की इसकी जिम्मेदारी है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स को संचित करना। स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स ये सब आगे भी हम पढ़ाएंगे आपको, जब हम पढ़ाएंगे आपको पाचन। लेकिन पहले भी यहां समझ लीजिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो स्टार्च हैं, जैसे ये आलू में, चावल में इत्यादि में पाए जाते हैं। आलू में स्टार्च है ना, मड के रूप में चावल है ना। तो ये हमें बताया कि जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये एमिनोप्लास्ट नामक एक अवर्णी लवक होता है, वही इनमें संचित करके रखता है। इसी प्रकार अगर हम समझे प्रोटीनोप्लास्ट, तो जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है अवर्णी लवक, ये क्या करता है, प्रोटीन को संग्रहित करता है। तो प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को, एमिनोप्लास्ट क्या करेगा, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स को संग्रहित करेगा। जबकि वही अगर हम बात करें इलियोप्लास्ट की, तो जो इलियोप्लास्ट होता है इसकी जिम्मेदारी होती है वसा। वसा का मतलब समझते हैं ना, तेल, तेली आइटम जो होते हैं, है ना। तो फैट का संचय करता है इलियोप्लास्ट। तो इलियोप्लास्ट में वसा, एमिनोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। और अगर हम इसी प्रकार अगर बात करें प्रोटीनोप्लास्ट की, तो इसमें प्रोटीन आएगी, यानी दाल।
तो इसमें वसा में आ जाएगा जो तिलहन आइटम होते हैं, अलसी हो गया, है कि नहीं, आप लोग देखे होंगे, तिल हो गया, या इस प्रकार सरसों, जितने भी वसीय आइटम होते हैं वो सब के सब में कौन सा लवक पाया जाता है जो अपने अंदर वसा को संचित करके रखता है? तो वो है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, एमिनोप्लास्ट। ना क्या हो गया, ये अवर्णी लवक के हिस्सा था। इसी प्रकार एक वर्णी लवक था, ये रंग प्रदान करेगा, रंगीन रंगीन आकर्षक बन के घूमेगा। इसी प्रकार आपसे अगला क्वेश्चन था, हरित लवक, ये कोशिका का रसोई घर था, प्रकाश संश्लेषण से क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। तो ये कहानी थी लवक की। याद रखना, लवक एक अर्धस्वायत्त कोशिकांग है और इसमें पाया जाता है क्या? जीन, और इस जीन का नाम है प्लास्टोजीन। वहां पर कौन था? कहां पर भाई, कौन था वहां पर? मतलब कहां पर? अरे वहां पर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पर था कॉन्ड्रोजीन, है कि नहीं? वो भी अर्धस्वायत्त कोशिकांग, ये भी अर्धस्वायत्त कोशिकांग, वो भी दोहरी झिल्ली कोशिकांग, ये भी दोहरी झिल्ली कोशिकांग। क्लियर है इतना मामला? ठीक है, इसे आप राइट डाउन करिए और जो क्वेश्चन पूछे उसका उत्तर दीजिएगा जरूर हमें। तो जो अगला कोशिकांग हमारे पास है वो है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि इसका नाम है जालिका, उसी से पता चलता है कि यह एक जालीनुमा संरचना होती है। तो यह एक जालीनुमा संरचना है भाई, अच्छी बात है, यह एक जालीनुमा संरचना होती है। तो अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ईआर, शॉर्टकट में से लिख सकते हैं ईआर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं दिखा रहा हूं रफली ऐसे ही। तो देखिए यहां पर है हमारे पास ये एक कोशिका, ठीक है, कोशिका का ये जो है ये कोशिका झिल्ली है, और बीच में जो ये हिस्सा है इसे दुनिया कहती है केंद्रक। अब आप सभी लोग जानते हैं अगर ये केंद्रक है, बीच में है, तो इसे किसी न किसी आधार से चारों ओर से रोक के रखना पड़ेगा। नहीं ये भाई साहब भागेंगे कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो केंद्रक छटपटाता रहेगा, घबरा जाएगा, इसी से पूरा मिल के खिचड़ी बन जाएगा। इसलिए सबको एक निश्चित आधार चाहिए, ठीक है ना? जो ये केंद्रक है ये एक निश्चित प्रकार की जालिका नुमा संरचना से ऐसे जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना? ऐसे ही ये एक जालीनुमा संरचना होती है, इसी जालीनुमा संरचना से ये ऐसे केंद्रक जुड़ा है। दिख रहा है कैसे जुड़ा है? बहुत ही छोटा बना दिए हैं क्या? कोई बात नहीं, अगर आप देखेंगे समझ आ रहा होगा। ऐसे ये जालीदार टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना? इसी से ये हिस्सा पूरा कंबाइन हुआ है, ऐसे चारों ओर से फिक्स है। अब इससे जो केंद्रक है वो भागेगा नहीं ना इधर उधर, अब ये रुका रहेगा एक जगह पे। तो इसी वाले हिस्से को ही हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। तो यहाँ पर कुछ अंतःप्रद्रव्यीय जालिका जो होती है, इनके ऊपर ऐसे दाने नुमा, ऐसे बिंदु बिंदु संरचना पाई जाती है, कुछ पे, सब पे नहीं, कुछ पे। तो जो ये संरचना है ये बिंदु बिंदु काली काली, ये है राइबोसोम, ये भी एक कोशिकांग है, ठीक है ना? अभी आगे इसके बारे में अलग से हम पढ़ेंगे, पर याद रखिएगा कि कुछ के ऊपर ऐसे दाने दाने नुमा संरचना पाई गई और कुछ पे नहीं पाई गई है। यह है आपका क्या? ईआर। ईआर का मतलब क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। ये भी है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका, लेकिन जिसपे दाने 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 आकृति पाई गई वो आकार हो गया खुरदुरा, क्योंकि ऊपर बिंदु पाया गया और इस पे कुछ नहीं पाया गया, तो ये वाला आकार हो गया स्मूथ यानी चिकना। तो इसका मतलब अंतःप्रद्रव्यीय जालिका जो होती है ये दो प्रकार की है, एक हो गई खुरदुरी और एक हो गई चिकनी। और इसका काम क्या है? तो इसका पहला काम है केंद्रक को आधार प्रदान करना, केंद्रक को आधार प्रदान करना। तो केंद्रक को आधार प्रदान करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? अंतःप्रद्रव्यीय जालिका को। अच्छा, इसी प्रकार ये कोशिका को भी एक निश्चित आकार प्रदान करती है, ये कोशिका को आकार प्रदान करती है। तो कोशिका को चाहे आकार प्रदान करने की बात हो, चाहे केंद्रक को एक दृढ़ आधार जिसके ना इधर उधर, इसी वजह से पूरी आकृति फिक्स हो गई अंतःप्रद्रव्य। जैसे एक साइकिल में देखिए जो तीली लगी होती है ना, वो पूरे पहियों के बीच में से रोक के रखती है, तो बीच वाला हिस्सा उसका हो जाए केंद्रक, बगल बगल जो रिंग वाला हिस्सा होता है वो हो जाए कोशिका झिल्ली, और जो भाग नहीं रहा जो तीली हो गई वही हो जाएगी उसकी अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। बस ऐसे ही कुछ एग्जांपल के तौर पे। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब क्या है पहले ये समझिए।
ये अंदर से जब कोशिका को फंसा फंसा कर रखी, सोचिए अगर आपके शरीर के अंदर से हम हड्डी निकाल लें तो आप खड़े हो पाएंगे, सब गिर पड़ेंगे सब से, और मांस का एक लोथड़ा बन जाएंगे बस, और किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही इसका जो एक दृढ़ आधार है अंदर से, वो अंतःप्रद्रवीय जालिका ने ही प्रदान किया है कोशिका को। इसीलिए हम इसे कोशिका का अंतःकंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का अंतःकंकाल कहते हैं। तो कोशिका का जो अंतःकंकाल है वो कौन है? अंतःप्रद्रवीय जालिका को हम बोलेंगे कोशिका का अंतःकंकाल। एक क्वेश्चन हम बताइएगा, कोशिका का बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? अगर आपको याद हो तो जवाब बताएं। कोशिका का बाह्य कंकाल किसे कहते हैं? पक्का मालूम है? कोशिका का जो बाह्य कंकाल था वो कोशिका भित्ति थी, और जो आंतरिक कंकाल होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है अंतःप्रद्रवीय जालिका। तो आपको दोनों मिल गया ना, अंतःकंकाल भी और बाह्य कंकाल भी। चलिए आगे चलते हैं। अभी आपने बताया यहाँ पे कि जो ये अंतःप्रद्रवीय जालिका है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदुरी अंतःप्रद्रवीय जालिका, मैं लिखूंगा नहीं यार, खुरदुरी अंतःप्रद्रवीय जालिका, जिसे हम बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इसका मतलब जो हमें अंतःप्रद्रवीय जालिका मिली उसका पहला प्रकार है रफ क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, RER। और जो दूसरा होता है वो होता है स्मूथ यानी चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका। आप लिख लीजिएगा, और इसे हम बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी SER। तो हमारे पास जो अंतःप्रद्रवीय जालिका है वो दो प्रकार की, एक हो गई RER और एक हो गया SER। आइए समझते हैं RER मतलब क्या है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक। इसके ऊपर पाया जाता है राइबोसोम। इसके ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। इसके ऊपर राइबोसोम होता है, राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम पाया गया था तभी तो इसकी सरजरा जो सतह थी वो खुरदुरी हो गई थी। राइबोसोम की बिंदुनुमा संरचना देखो, ऐसे ऐसे इस पे इकट्ठा है, तो इस पे जब बिंदु 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 आ गया तो सतह खुरदुरी हो गई, इसलिए इसे हमने बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। बात समझ आया? और इसका काम क्या होता है पहले ये समझिएगा। दरअसल जिसके ऊपर ये राइबोसोम पाया जाता है इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या काम होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। जैसे कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का निर्माण करेगा, तो प्रोटीन के निर्माण में मदद कौन करता है? तो वो करता है RER। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य प्रोटीन के निर्माण में राइबोसोम की मदद करना है। दरअसल जगह हमने बर्बाद कर लिया, नहीं एक टॉपिक यहां भूल जाता, पर कोई बात नहीं। तो हमने ये समझा कि इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं। हाँ, इसकी मदद से राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो एक बात और समझना है कि आपके शरीर में जो प्रोटीन है इसका निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। किसकी मदद से? रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी खुरदुरी अंतःप्रद्रवीय जालिका। वेरी गुड। एक पदार्थ होता है स्फूर्तिदायक, एनर्जी वाला, जिसे हम बोलते हैं स्टेरॉयड। क्या बोलते हैं? स्टेरॉयड्स। तो जो स्टेरॉयड्स होते हैं उसका निर्माण किससे होता है? वो होता है SER यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इसकी सतह चिकनी होती है, नाम नहीं छिपा है। इसकी सतह कैसे होती है? खुरदुरी। ये भी लिख सकते हैं कि इसकी सतह खुरदुरी होती है, जिसके ऊपर बिंदुनुमा राइबोसोम की संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसका कार्य होता है, यानी आप लिख सकते हैं कि इसका कार्य होता है प्रोटीन के निर्माण में राइबोसोम की मदद करना, है ना? हो गया। इसको लिखना आप बताएंगे SER में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, या इसका नाम हो गया आपका क्या? चिकना अंतःप्रद्रवीय जालिका। शुरुआत में लिखेंगे कि इसकी सतह चिकनी होती है, इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, ना लिख कर दीजिए। फिर आगे आप बता देंगे कि इसका कार्य होता है स्फूर्तिदायक पदार्थ स्टेरॉयड का निर्माण करना। तो इसका कार्य स्फूर्तिदायक पदार्थ स्टेरॉयड का निर्माण करना।
ठीक है। जो स्टेरॉइड होते हैं वो हमारे शरीर में बाहर से पहुंचने वाली अतिरिक्त वसा का ही प्रयोग कौन करता है? हमारी जो SER है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये मदद करता है कि जो स्फूर्तिदायक पदार्थ है स्टेरॉइड का है उसका निर्माण हो जाए उस अतिरिक्त वसा से। बात समझ आ गया? तो हमें अंतःप्रद्रवीय जालिका मिली है ना, जो केंद्रक को क्या प्रदान करेगी? एक आधार प्रदान करेगी, कोशिका को एक आकार देती है निश्चित, इसलिए हम इसे कहते हैं कोशिका का अंतःकंकाल कहा करते थे। आपको इस समझ आ रहा होगा, ये जालीनुमा संरचना थी, ऐसे दृढ़ आधार प्रदान किया था। कुछ पे बिंदु बिंदु संरचना पाई गई जिसका नाम था राइबोसोम, जिस पे बिंदु पाया गया वो खुरदुरा हो गया, इसलिए उसे बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पे नहीं पाया गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। जो रफ वाला होता है इसका काम क्या होता है? प्रोटीन के निर्माण में राइबोसोम की मदद करना। इसमें राइबोसोम है ही नहीं, इसका सीधा काम ये है कि वसा, जो अतिरिक्त वसा आती है शरीर में, उसके प्रयोग से हम क्या करेंगे? स्टेरॉइड्स का निर्माण करेंगे। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये एक स्फूर्तिदायक पदार्थ होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास अंतःप्रद्रवीय जालिका, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे पास नेक्स्ट जो कोशिकांग है वो है गोल्जिकाय और लाइसोसोम, दोनों साथ साथ देख लेते हैं पैरेलली, क्योंकि लाइसोसोम जो होता है वो मेनली गोल्जिकाय से ही निर्मित होता है। चलिए देखते हैं। दरअसल जो गोल्जिकाय था इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक एक वैज्ञानिक ने किया था, और इसी प्रकार जो लाइसोसोम था इसकी खोज डी डुवे नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है समझ लेते हैं। दरअसल जो गोल्जिकाय होता है ना, गोल्जिकाय का काम ये होता है कि कोशिका के अंदर जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनते थे, है ना, भोजन बनता था या कुछ भी बनता था, ऊर्जा बनती थी, जो भी कोशिका के अंदर निर्मित होगा ये उसे पैकेटों के रूप में बना लेगा, और उसके पश्चात वो कोशिका के अंदर ही या कोशिका के अंदर से कोशिका के बाहर ले आने का जो काम होता है वो होता है गोल्जिकाय का। तो कोशिका के अंदर बनने वाले पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने का जो काम करेगा वो कौन करता है? गोल्जिकाय करता है। तो गोल्जिकाय का काम क्या है? कोशिका के अंदर बनने वाले पदार्थों का, कोशिका के अंदर बनने वाले पदार्थों को ले आना व ले जाना, इसका काम जो है वो कौन करेगा? गोल्जिकाय। तो गोल्जिकाय का काम है चीजों को लाना और ले जाना, याद रखेंगे ना इस बात को। अब कौन चीज कहां आएगी, कौन चीज कहां जाएगी, इसकी जिम्मेदारी गोल्जिकाय की ही है। और जब गोल्जिकाय इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है, किसको किधर से आना है, किसको कहां पे जाना है, जब ये इतना काम कर रहा है तो इसके अंदर कोशिका में ये ट्रैफिक हवलदार की भांति कार्य कर रहा है कि तू भाई रुक जा और तू चला जा, तू आ तू रुक जा। जब ये काम ये कर रहा है कि ट्रैफिक हवलदार हो गया, इसीलिए गोल्जिकाय को इसे कोशिका का ट्रैफिक हवलदार कहा जाता है। इसे कोशिका का ट्रैफिक हवलदार, ठीक है, हवलदार जो भी है, तो इसे कोशिका का ट्रैफिक हवलदार कहते हैं। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि कोशिका का ट्रैफिक हवलदार किसे कहते हैं, जो लोगों को आने जाने वाले मामले को नियंत्रित करेगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे? कोशिका का ट्रैफिक हवलदार बोलेंगे। या जो ट्रैफिक हवलदार होता है इसे ही तो हम कहते हैं यातायात प्रबंधक। बात समझ आ रही है ना? तो ये यातायात प्रबंधक यानी ट्रैफिक हवलदार है। कोशिका का ट्रैफिक हवलदार या यातायात प्रबंधक किसे कहेंगे? हम उसे बोलेंगे गोल्जिकाय को। कोशिका के अंदर जो अंतःकंकाल होता था वो क्या था? अंतःप्रद्रवीय जालिका। और जो बाह्य कंकाल हुआ करता था, अगर आपको याद हो बाह्य कंकाल, तो वो क्या हुआ करता था? कोशिका भित्ति। अच्छा, कोशिका का जो रसोई घर होता है, कोशिका का रसोई घर वो कौन सा था बताइए? वो था हरित लवक। हरित लवक को हम बोलते हैं कोशिका का रसोई घर। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट है। अच्छा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अगर एक एक साथ जैसे हम पढ़ेंगे तो फैक्ट लगेगा, लेकिन अलग अलग जगह से पढ़ के एक साथ देख लेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। तो आपने बताया था रसोई घर कोशिका का कौन था?
वो था हरित लवक। वेरी गुड। या इसी प्रकार अंतःकंकाल था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवीय जालिका। या इसी प्रकार अगर हम बात करें बाह्य कंकाल की तो उसे आपने बताया था कोशिका भित्ति। या अगर अब हम यहाँ पर समझें यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक हवलदार कौन था तो उसे हम बोलेंगे अपने गोल्जी काय जी को। यही साहब है जो हवलदार बन के टहल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो इसका काम ये हो गया गोल्जी काय। गोल्जी काय का काम क्या था आपने बताया कि कोशिका के अंदर बनने वाले पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने का काम ये करता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? दरअसल ये अगर पादप कोशिकाओं में होता है, किसमें होता है? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में, पादप कोशिका में इसे हम क्या बोलते हैं? जालिकाय। जालिकाय। जैसे यहां पर हम बोलते हैं गोल्जिकाय, ऐसे वहां पर हम बोलते हैं जालिकाय। जालिकाय का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं डिक्टियोसोम। ठीक है, बड़ा अजीब विडंबना की बात है। अब इससे खतरनाक बात क्या है कि ऐसे बायोलॉजी में शब्द डिक्टियोसोम ना लिख के हिंदी में लिख देगा डिक्टियोसोम और आप परेशान हो जाएंगे, है ना? तो डिक्टियोसोम यानी वही जालिकाय हमने बोला, यानी जो गोल्जिकाय होता है उसी को पादपों में अलग नाम जालिकाय से जाना जाता है। अपने हवलदार साहब को पादप में क्या बोलते हैं? पादप यानी पेड़ पौधों में उनका नाम क्या होता है? जालिकाय होता है। उम्मीद है याद रहेगा। जालिकाय यानी डिक्टियोसोम, यहाँ पर बोलते हैं गोल्जिकाय। अब बहुत सारी किताब में से लिख दिया है गोल्जी बॉडी। हाँ टेंशन ना जाएंगे सर, तो गोल्जिकाय लिखा है, यहाँ गोल्जिकाय नहीं गोल्जी बॉडी होना चाहिए। तो अभी चेक कमेंट करके बताएंगे आपने गलत लिखा है, आपने इसे गलत पढ़ाया है। ऐसा कुछ नहीं है, इसे आप गोल्जिकाय, गोल्जी बॉडी या कुछ और नामों से भी जान सकते हैं। बस मुद्दा ये है कि आप चीजों को अच्छे से पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे तो जानेंगे। अब एक एक बात हमारे द्वारा बताई जाए ये भी तो उचित नहीं है ना, कुछ आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। चलिए फैक्ट्स को आप ढूंढें, और इस जमाने में फैक्ट्स ढूंढना बहुत ही आसान काम है। अपने बाबा है गूगल बाबा, बस सर्च करिए चीजें मिल जाएंगी। लाइसोसोम लिख के लाइसोसोम सर्च कर दीजिए, हो सकता है जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे ज्यादा जानकारी आपको मिले। बस ये एक बहाना है चीजों को देख के समझने का, ना समझने का, जो भी आप समझें। आइए देखते हैं, समझना है कि लाइसोसोम की क्या जिम्मेदारी है भाई। लाइसोसोम, सोम रस, ऐसा कुछ सुन रहे हैं क्या? देखिए जो लाइसोसोम होता है ना, ये कोशिका के अंदर जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं इन सब को पचा लेता है। तो कितना बढ़िया होता है समझ लीजिए। इसके अंदर एक यानी विशिष्ट प्रकार का ऑर्गेनिक द्रव्य पाया जाता है, जल पाया जाता है, अच्छा विलायक, जो करता क्या है कि जल्दी से चीजों को अपने अंदर घोल लेता है, जिसकी वजह से चीजें उसमें पच जाती हैं। विशिष्ट एंजाइम होता है वो, है कि नहीं, जो चीजों को पचाने की जिम्मेदारी करता है। बहुत ही ज्यादा वो शक्तिशाली होता है, जल अपघटनीय होता है, तुरंत पानी में घुलेगा, चीजों को तोड़ के अपने अंदर मिला लेगा। तो आइए देखते हैं लाइसोसोम का क्या इस्तेमाल था। तो लाइसोसोम का इस्तेमाल था, अरे क्या था यार, लाइसोसोम का इस्तेमाल था हानि कोशिका के अंदर। ये कोशिका के अंदर जो होगा उससे, कोशिका के बाहर से कोई जिम्मेदारी नहीं है लाइसोसोम की, कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर हानिकारक, कोशिका के अंदर हानिकारक पदार्थों को पचाने की जिम्मेदारी इसकी है। तो कोशिका के अंदर हानिकारक पदार्थों को पचाता है, ऐसे लिख देते हैं। तो ये करता क्या है कि कोशिका के अंदर जो हानिकारक पदार्थ होते हैं ये उन्हें पचा लेता है। इसीलिए इसे कहते क्या है, हम इसे कहते हैं अंतःपाचक थैली। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन यही पूछ ले कि अंतःपाचक थैली किसे कहते हैं, तो वो कौन है? लाइसोसोम। ये करता क्या है कि कोशिका के अंदर की जो मृत कोशिका होगी या कोशिका के अंदर जो भी खराब चीजें होंगे, अपशिष्ट पदार्थ होंगे, उन्हें ये पचा लेता है। अब देखिए क्या करेगा, ये कैसे पचा लेता है। याद करिए टैडपोल मैंने पीछे पढ़ाया था आपको। तो जो टैडपोल था, मेढक का बच्चा है ना, इससे क्या मामला होता है कि जब ये धीरे धीरे मेढक बनने लगता है ना, टैडपोल से मेढक, तो ये करता क्या है कि इसके अंदर यही लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर की कोशिकाओं में से पूंछ की कोशिका हो गई। अब मेढक में पूंछ होती नहीं है, लेकिन टैडपोल में पूंछ होती है, देखे होंगे आप तो। मछली टाइप में दिखता है टैडपोल, छोटा छोटा, पानी में देखे दिखेगा, है ना, नाली उली के पानी में। तो जो वो टैडपोल होता है उसकी पूंछ जैसे होती है, उन सबको समाप्त करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लाइसोसोम की होती है। तो लाइसोसोम अंदर के जो विशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ हैं उन सबको पचा देगा। अब यहाँ एक बात समझिएगा,
अब आपके शरीर के अंदर मान लीजिए कोई कोशिका मर गई, मृत हो गई, तो उन्हें समाप्त करने की जो जिम्मेदारी होती है, उन कोशिकाओं को, किसी कोशिका को नष्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो होती है लाइसोसोम की। लेकिन यह प्राकृतिक मृत्यु नहीं है, ठीक है ना। जब प्रोग्राम्ड सेल डेथ होगी तो वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। लेकिन यहां पर क्या है कि उसके अंदर जो पदार्थ नष्ट हो रहे हैं उन्हें पचाने की जिम्मेदारी कौन लेके रखा है? लाइसोसोम। बात समझ आया? तो इसे ये करता क्या है, ये कई बार अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर पचाता जाएगा, पचाता जाएगा, और कई बार ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली को, अपने अंदर की झिल्ली को, से ये लाइसोसोम है, कोशिका के अंदर था, तो ये पचाते पचाते ये अपनी झिल्ली को भी पचा लेता है, जिसकी वजह से ये झिल्ली गल जाती है, और इसके अंदर का जो पदार्थ होता है वो पूरे कोशिका में फैल जाएगा, और पूरी की पूरी कोशिका जो होगी तो धड़ाम से नष्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या करता है, ये कोशिका को ही नष्ट कर देता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए हम इसे कहते क्या है, इसे हम आत्महत्या की थैली भी किसे कहते हैं, इसे आत्महत्या की थैली, इसे आत्महत्या की क्या कहते हैं? थैली, या कोशिका का एटम बम कहते हैं। इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली या कोशिका का एटम बम, या कोशिका का एटम बम कहते हैं। क्यों कहते हैं हमने बताया, क्योंकि ये कई बार क्या करता है, जब ज्यादा अपशिष्ट हो जाते हैं तो ये अपने अपने बाहर की जो झिल्ली होती है उसे क्या करता है, पचा लेता है, गला देता है, जिससे अंदर जो अपशिष्ट था, जहर था, पूरी कोशिका में फैल गया और मृत्यु हो गई। ठीक है ना। और चलिए, यानी यहाँ कोशिका की आत्महत्या हो गई, कोशिका ने अपने आप को खुद ही नष्ट कर दिया। किसकी वजह से? लाइसोसोम की वजह से। तो जब कोई बंदा जहर खाता है ना, तो जहर खाने पे, जहर मान लो चला गया पेट में और उसे पलटी ना कराई गई, तो करेगा क्या कि स्वांगीकरण की प्रक्रिया से वो जहर खून में मिलेगा और वो रक्त के जरिए से कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा, एक एक कोशिका में। और जब कोशिका में जहर की मात्रा बढ़ जाएगी, अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उतनी वक्त एक्टिवेट कौन हो जाएगा? लाइसोसोम। और जो ये लाइसोसोम है उस जहर को पचाना चाहेगा, और अत्यधिक पचाने की क्रिया में क्या करेगा, वो उस कोशिका को नष्ट कर देगा, क्योंकि उसकी जो बाहर की कोशिका झिल्ली होगी वो भी जल जाएगी, गल जाएगी, पच जाएगी, जिससे क्या होगा, वो पूरी की पूरी कोशिका फट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और इसे हम बोलेंगे कोशिका की आत्महत्या की थैली, है ना। या हम इसे बोले कोशिका का एटम बम। और इस लेवल पे अगर जहर फैल जाता है शरीर में तो व्यक्ति की मृत्यु तय है। चलिए, तो ये हो गया लाइसोसोम। इसे हम क्या कहेंगे? कोशिका की एटम बम कहेंगे, या कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला करेंगे। इसका काम क्या होता है? इसका काम हम बताया ना, अपशिष्ट को पचाना था। और इसी प्रकार गालजिकाय का काम क्या होता है? तो अंदर सामान को एक जगह से दूसरी जगह लाना और ले जाना। तो ये भाई बन गए ट्रैफिक हवलदार, और ये आत्महत्या करवा दिए, तो इन्हें हम बोल देंगे आत्महत्या की थैली। दरअसल ये भी बना होता है गालजिकाय से ही। बात समझ आई? तो ये छोटे छोटे फैक्ट से इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना, और राइट डाउन कर लीजिएगा। तो अगला हमारे पास जो कोशिकांग है, कोशिका द्रव्य का जो कोशिकांग है वो है रिक्तिका, और इसी प्रकार है राइबोसोम, और इसी प्रकार है सेंट्रोसोम। उसके बाद फिर हमें मिलेगा केंद्रक। तो केंद्रक को हम अलग से देख लेंगे, अब हम इसी तीनों को समझ लेते हैं अच्छे से। दरअसल जो रिक्तिका होती है ये कैसे होती है, पहले ये समझ लीजिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कोशिका है, तो कोशिका में ये क्या रहा होगा? केंद्रक। अब कुछ कुछ हिस्सा आपको कोशिका का समझ में आ रहा होगा। अब आप अपने मोबाइल पे गूगल पे सर्च करिएगा इमेज ऑफ सेल, है ना, तो आपको कोशिका का एक चित्र मिलेगा। उसे अब आप अच्छे समझिएगा, बेहतरीन समझ में आएगा कि क्या है कोशिका झिल्ली, कैसे है माइटोकॉन्ड्रिया, कैसे है राइबोसोम, कैसे है अंतःप्रद्रव्य जालिका, कैसे है राइबोसोम, कैसे है सेंट्रोसोम, है ना, कैसे है माइटोकॉन्ड्रिया, सब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए देखते हैं, ये रिक्तिका है ना, ये केंद्रक है, और केंद्रक में हमने ये देखा, केंद्रक के बगल ऐसे ऊपर और कोशिका झिल्ली से नीचे, यहाँ बीच में अर्धपारगम में झिल्ली से ऐसे चारों ओर से घिरा हुआ एक रिक्त स्थान पाया जाता है कोशिका के अंदर, खाली स्थान पाया जाता है। इसी रिक्त स्थान या खाली स्थान को ही हम नाम देते हैं रिक्तिका। नाम ही है रिक्तिका, वैकेंसी, खाली स्थान। तो इस खाली स्थान में पाया क्या जाता है?
जैसा अभी कुछ पाया नहीं गया, ये खाली है। अब कोशिका के अंदर मान लीजिए कोई भी आइटम आवश्यकता से ज्यादा हो गया, जरूरत से ज्यादा हो गया, तो अगर आपके घर में चावल गेहूं या जो कुछ भी होता है अगर वो जरूरत से ज्यादा है तो आप करते क्या है, आपके घर वाले अलग से एक कमरा बनवाते हैं और उसका नाम क्या रख देते हैं, स्टोर रूम। और घर में जितना भी आइटम एक्स्ट्रा होगा उस सबको ले आएंगे पकड़ के लाद के स्टोर रूम में भर देते होंगे। किचन में आपके वही आइटम पाया जाता होगा जितने में पर्याप्त खाना बन सके, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा आटा, है कि नहीं, थोड़ा सा आलू, सब रख देंगे। जो ज्यादा मात्रा में होगा आपके यहाँ चावल वो किचन में ना होके स्टोर रूम में रखा जाता होगा। तो वैसे ही कोशिका के अंदर आपको बनाने वाले ने क्या लाजवाब बनाया कि अगर आपके शरीर में कोई आइटम ज्यादा बन गया, ऊर्जा ज्यादा मात्रा में बन गई, सांस तो हम लगातार ले रहे हैं, तो जब ऊर्जा ज्यादा मात्रा में बन जाएगी तो उस ऊर्जा को हम स्टोर करके रखेंगे कहाँ, तो इसके लिए आपकी कोशिका के अंदर आपको बनाने वाले ने एक स्टोर रूम बना के रखा है और इसी स्टोर रूम में जो अतिरिक्त ऊर्जा बनी है वो संचित हो जाएगी। यानी कोशिका के अंदर बनने वाला अतिरिक्त पदार्थ कहां पर संचित होता है, रिक्तिका में संचित हो जाता है। और रिक्तिका क्या है, तो कोशिका के भीतर अर्धपारगम्य झिल्ली से चारों ओर से घिरा हुआ एक खाली स्थान होता है। बात समझ आया? तो ये क्या है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से, अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा, अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरा खाली स्थान है। इसी खाली स्थान को हम बोलेंगे रिक्तिका। और ये कोशिका में बने अतिरिक्त पदार्थ को, कोशिका में बने अतिरिक्त पदार्थ को, जो एक्स्ट्रा आइटम होगा, अतिरिक्त पदार्थ होगा, अतिरिक्त पदार्थ को संचित करता है। जैसे ऊर्जा, ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, मैंने बार बार बताया है, एटीपी। और एटीपी से तात्पर्य क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए ठीक है, तो इस रूप में ये ऊर्जा को संचित कर लेगा। इसे कोशिका का स्टोर रूम भी कहते हैं, इसे कोशिका का स्टोर रूम कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निकल के आ रहे हैं, समझ लीजिएगा। और आप यकीन मानिए अधिकांशतः अगर आप 2 बार आईएएस का पेपर दे लीजिए, मैं गारंटी लेता हूं एक बार कोशिका चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा आपको। कोशिका, कोशिका विभाजन, गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए और कोशिकांग से ना मिला तो बताइएगा हमें। 200% मिलेगा और 2 क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी है इसमें जब बायोटेक जोड़ देगा तो। बाकी नॉर्मल पेपर तो जाने दीजिए, उसमें तो मिलेगा ही मिलेगा। जब इतने बड़े एग्जाम में एक क्वेश्चन आ रहा है तो कोशिका चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है आप ऐसे समझ सकते हैं। इसलिए अच्छे से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कोशिका। और इसमें फैक्ट्स बहुत सारे हैं कि कोशिका का स्टोर रूम किसे कहते हैं, तो रिक्तिका को कहते हैं। ऐसा सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं? अब आगे देखिएगा। तो ये हो गया कहानी हमारे पास रिक्तिका की, ये अतिरिक्त ऊर्जा को संचित करने का कार्य करता है। अगला हमें मिला राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, पीछे हम लोगों ने पढ़ चुका है ना? हमने बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, याद है, जो स्मूथ वाला नहीं, जो खुरदुरा वाला था, रफ वाला था, वो रफ इसीलिए था क्योंकि उसके ऊपर बिंदुनुमा संरचनाएं पाई गई थी जो राइबोसोम था। राइबोसोम की खोज पैलेडे नामक एक वैज्ञानिक ने किया था। और इसका काम क्या होता है पहले ये समझना। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण करना, मैं पीछे बता चुका हूं। लेकिन ये प्रोटीन की निर्माण नहीं कर सकता, ये तब तक नहीं कर सकता जब तक इसको पता ना चले कि कौन सा प्रोटीन कहां चाहिए। आगे हम बताएंगे प्रोटीन क्या होता है, ऐसे जान लीजिए। प्रोटीन जो होता है वो एक निर्माणकारी पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? निर्माणकारी। इससे चीजों का निर्माण होता है। जैसे आप जो डोले सोले बॉडी बना के घूमते हैं, ये प्रोटीन से बनती है। जब आप कमजोर होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है प्रोटीन ज्यादा खाओ, दाल पियो, दाल खाओ, है ना? क्योंकि दाल, प्रोटीन एक निर्माणकारी पदार्थ है। शरीर में निर्माणकारी प्रक्रियाएं ज्यादा होने लगेंगी अगर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी। तो जो जाते हैं जिम करने, डोले बनाने के लिए 8 पैक 10 पैक बना के घूमना चाहते हैं, वो सब क्या करते हैं, अलग से प्रोटीन ही खरीद के खाना चालू कर देते हैं, देखे होंगे, है ना? और वही नुकसानदायक होता है। फिर वो प्रोटीन वाली बॉडी बना के उड़ के घूमते हैं, जिस दिन जिम छोड़ते हैं फिर देखो कि झुल्लो के घूमने लगते हैं। तो यही मामला होता है। तो ये मामला था प्रोटीन का। तो प्रोटीन क्या है? एक निर्माणकारी पदार्थ है। चलिए समझते हैं। तो राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा और चीजों का निर्माण करेगा। जैसे आपके हाथ पैर सबका निर्माण हुआ है, अलग अलग चीजों को बनाने के लिए अलग अलग प्रोटीन की आवश्यकता पड़ी होगी। तो कौन सा प्रोटीन चाहिए और वो प्रोटीन कैसे बनेगा, ये तो राइबोसोम को पता ही नहीं है।
तो राइबोसोम को जानकारी देने के लिए केंद्रक में एक आइटम पाया जाता है जिसका नाम होता है डीएनए, और डीएनए में जानकारी लिखी होती है जीन्स के द्वारा। यही लिखा होता है कहानी कि कौन सा अंग बनाने में कौन सा प्रोटीन लगेगा, और वही जानकारी के हिसाब से जो हमारा राइबोसोम होता है वो प्रोटीन का निर्माण कर देता है और उस अंग का निर्माण हो जाएगा। तो कैसे प्रक्रिया हुई समझ में आया? डीएनए ने ये बताया कि भैया ये मसाला डालो तो कैसे बन जाएगा, लेकिन बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? राइबोसोम की। और इसकी मदद करने वाला जो बंदा था, अगर याद करिए तो वो कौन सा था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदुरा अंतःप्रद्रवीय जालिका, जो राइबोसोम की मदद करता है। तो अब आगे समझिएगा, इसका काम है डीएनए से प्राप्त जानकारी, डीएनए से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो डीएनए जानकारी देगा उसी से जो जानकारी मिलेगी, उसी डीएनए से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। तो प्रोटीन का निर्माण करना ये किसकी जिम्मेदारी है? राइबोसोम की जिम्मेदारी है। अब आगे समझिएगा, राइबोसोम दुनिया में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। एक 70S और एक क्या है? 80S। यस यहाँ पर है अवसादन गुणांक, यस को हम क्या बोलते हैं? अवसादन गुणांक। अब समझिएगा, जो 70S होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक। और मुझे याद है कि मैं बता चुका हूं, अच्छे से टाइम दिया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? याद होगा, यूकैरियोटिक जटिल कोशिका थी, जबकि प्रोकैरियोटिक जो होती है ये सरल होती है और ये जटिल होती है। याद आया? इसमें जो केंद्रक हुआ करता था उसमें झिल्ली नहीं थी, और इसके केंद्रक में क्या पाई गई थी? झिल्ली पाई गई थी। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जटिल होती हैं, तो इसमें जो प्रोटीन लगेगा वो प्रोटीन कैसा होगा? जटिल प्रोटीन होगा। जब कहानी जटिल है, कठिन टाइप की है, तो जटिल प्रोटीन लगेगा। जब यहाँ सारा मामला सरल है तो यहाँ पर जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन कैसा होगा? सरल प्रोटीन होगा भाई। और कैसा प्रोटीन होगा? तो इसका मतलब 70S राइबोसोम का काम ये होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण करना है ना। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी इसके लिए सरल प्रोटीन का निर्माण करेगा, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के लिए जटिल प्रोटीन का निर्माण करने की जिम्मेदारी किसकी है? 80S। ठीक है ना? यस मतलब अवसादन गुणांक। ठीक है, तो 70S और 80S एक जटिल प्रोटीन का निर्माण करेगा और एक सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन किससे बनेगा? 70S से। 80S से कैसा बनेगा? जटिल प्रोटीन बनेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया प्रोटीन की जिम्मेदारी लेने वाला बंदा राइबोसोम। अगला होता है सेंट्रोसोम। इसकी खोज किया था टी वेवरी ने। और जो सेंट्रोसोम होते हैं ये धागे में संरचना उत्पन्न करते हैं, बस इतना भूल जाओ। बस ये समझो कि जो सेंट्रोसोम है इन्हें तारकाएं भी कहते हैं, और इनका काम ये होता है ये कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं। ये कहां भाग लेते हैं? कोशिका विभाजन में। तो कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं। तो सेंट्रोसोम जो होते हैं ये कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं, जबकि जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और इसमें कोई दिक्कत ना हो रही होगी आपको। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? याद रखिएगा, जो सेंट्रोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम ये पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाए जाते। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, राइबोसोम का जो कार्य है इसको एक भारतीय अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, थे भारत के नागरिकता उनको कहां की मिल गई होगी? अमेरिका की। वेंकट रमन राधाकृष्णन, ठीक है ना, ऐसा कुछ नाम रखा उनका। उन्होंने इसके कार्य के बारे में जानकारी दी थी। बाकी खोजा किसने था? पैलेडे ने। बाकी उसकी क्रियाविधि, बाकी चीजों को उन्होंने समझाया था। तो ये कोशिकांग का जो महत्वपूर्ण हिस्सा था हम लोगों ने समझ लिया। अब हमें समझना है केंद्रक, और केंद्रक पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे साथ में डीएनए और आरएनए, जिसे हम अगली क्लास में अच्छे से निपटा लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर का ये हिस्सा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस इसमें इंफॉर्मेशन है, कोई भी चीज समझना या रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अब जैसे अगर कह दे कि कोशिका का रसोई घर किसे कहेंगे, तो आपको पता हो जाए हर ब्लॉक इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाना ही नहीं है। अब कहते हैं तो कहते हैं,
इसी प्रकार आपसे कहते हैं कोशिका का स्टोर रूम किसे कहते हैं, तो स्टोर रूम खाली जगह मतलब मृत्तिका, मतलब बस ऐसे ही बाहर से जो कंकाल प्रदान करेगा, बाह्य कंकाल किसे बोलेंगे, तो कोशिका भित्ति मजबूत थी। अंतः कंकाल किसे कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक वाला मामला था। तो उम्मीद करते हैं आ रहा होगा आपको, ये पक्का आ रहा होगा। एक बार चैप्टर अच्छा समझिएगा, ना आए वीडियो 2 बार देखें, 3 बार देखें, समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट है ना केवल हाई स्कूल की दृष्टि से, वैसे तो ये हाई स्कूल में कोई चैप्टर नहीं है दुनिया के किसी भी पेपर के लिए, इसलिए मैं बार बार कहूंगा अच्छे समझे, और जो भी किताब हो, जो भी फैक्ट्स मिले उसे अपने से आप पढ़ें, सर्च करें, एक अच्छा खासा अपने से लाइन खींच के नोट्स तैयार करें, ठीक है ना। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं चीजें आ रही होंगी, थोड़ा मेहनत करिए, और अगर कोई कमी लगे, दिक्कत हो, आप हमें बताएं, हम प्रयास करेंगे कि चीजें बेहतर हो सके। तो चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।